तो नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है आप सभी का संभव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बेटा आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना भारत के भौतिक प्रदेश। उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। देखो कल आपने पढ़ा भी था भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर, और आज फिर अपन उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कुछ सवाल अपने रह गए थे उन्हीं के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो देरी ना करते हुए अपन शुरू करते हैं आज की कक्षा का पहला सवाल। जिन्होंने अभी तक, देखो आपकी कई बार ये शिकायत होती है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो बेटा आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि अगर आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, देखिए आज की कक्षा का हमारा पहला सवाल आप लोगों के सामने आ ही चुका है। देखो सवाल क्या है कि भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस काल में या किस युग में हुई थी। भारत में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी, ये आपका पहला सवाल है आज का। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। ईश्वरलाल भील, राजेंद्र कुमार, राजस्थान स्टूडेंट्स, पवन कुमार, बबीता सैनी, मनु, पूजा गुजर, भावेश, देवेंद्र, भावेश शर्मा, विनोद, जाट सुभाष सामोता, दीपिका सोनी, राजेंद्र कुमार, संगीता बयाल, निर्मा, मुकेश गुज्जर, सभी का स्वागत है भाई। तो बेटा पहला सवाल आज की कक्षा का आपके 100 लोगों के सामने आ ही चुका है। तो बताएं सवाल का उत्तर क्या होगा। सी बताया सबसे पहले, संगीता बयाल बता रही हैं कि सर सी इसका उत्तर होगा। क्या बता रही हैं? टर्शियरी युग की बात कर रही हैं। देखो अगर अपन बात करें ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी को लेकर बेटा आपसे 2 तरीके के सवाल और पूछता है। ठीक है, वैसे तो ज्वालामुखी अपने 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला जो ज्वालामुखी का प्रकार होता है वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, या इसको आप जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो अपना ज्वालामुखी होते हैं वो होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरे होते हैं आपके शांत या मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार से बेटा ज्वालामुखी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सवाल अपना ये है कि भारत में पहली बार ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो कब हुई थी, ये अपना सवाल है आज की कक्षा का पहला सवाल है। तो सभी विद्यार्थी लगभग जुड़ चुके हैं। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक शेयर न कमेंट नहीं किया वो लाइक शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, मुकेश गुज्जर आंसर को डिलीट कर रहा है, क्या बात है। वर्षा नमस्कार, स्वागत, सभी का स्वागत है भाई। तो लगभग विद्यार्थी यहां डी और सी आंसर अपना बता रहे हैं। और बेटा अब आपको एक आंसर बता देते हैं यहां पर, धारवाड़ युग में। सवाल का उत्तर तो क्या है आपका? धारवाड़ युग, कि भारत के अंदर पहली बार ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग के अंदर हुई थी, धारवाड़ काल के अंदर होती है। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया किस काल में हुई, तो धारवाड़ काल में होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे आपसे और चीज पर भी मैं बात करूंगा। तो बेटा देखो ज्वालामुखी कितने टाइप के हो गए हैं? ज्वालामुखी 3 टाइप के हो गए हैं। कौन कौन से? पहला आपका ज्वालामुखी का जो टाइप है वो है सक्रिय ज्वालामुखी, सेकंड जो टाइप है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी, और थर्ड जो टाइप है वो है आपका शांत या मृत ज्वालामुखी। तो जनरली रीड के अंदर इस बार ज्वालामुखी का चैप्टर नहीं था, पिछली बार तो था, इस बार नहीं है। तो लेकिन ये भारत से रिलेटेड जो ज्वालामुखी है इनको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का परिचय आपके सिलेबस में है। तो देखो अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताओ, तो ये बात अपनी पहले भी हुई थी इस सवाल को लेकर। तो बेटा उसका नाम होता है बेरन द्वीप। ठीक है, बेरन द्वीप अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है, बंगाल की खाड़ी में। तो एक तो बात आपको याद रखनी है कि भारत का पहला या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। और एक सवाल आप ये याद रखो कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है। सुषुप्त ज्वालामुखी, तो बेटा उसका नाम है नारकोडम। नारकोडम, ठीक है। तो सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोडम और सक्रिय ज्वालामुखी बेरन दोनों के दोनों स्थित हैं आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहाँ स्थित हैं ये दोनों के दोनों? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब मैं अगली बात कर रहा हूं। देखिए जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सबसे पहले जो चट्टान बनती है
लावा के जमाव से वो बनती हैं आर्कियन समूह की, आर्कियन समूह। देखो बेटा ये चट्टानों का एक क्रम चलता है, और जो क्रम आपको हम सिखा रहे हैं इसको आप ध्यान से सीखो कि जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है और लावा जमता है तो जो चट्टानें बनती हैं उनको बेटा आर्कियन समूह की चट्टान कहा जाता है। जब आर्कियन समूह की चट्टानों के अपर्दन व अपक्षय से या अनाच्छादन से किसी नई चट्टान का निर्माण होता है तो वो धारवाड़ होती है, धारवाड़। और इन धारवाड़ चट्टानों के पुराना होने से या इनके अपक्षय अपर्दन से जो चट्टानें बनती हैं वो कुड़प्पा क्रम की चट्टान बनेंगी, कुड़प्पा। ठीक है, तो देखो ये चट्टानों का एक क्रम चलता है, आपको 3 क्रम यह ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जो चट्टानें बनती हैं वो किस समूह की बनेंगी, आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहां अपने सवाल का उत्तर जो है वो क्या है, धारवाड़ युग, कि भारत में पहली ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो कौन से काल में हुई, धारवाड़ काल में हुई, तो ध्यान रखेंगे। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बेरन। भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, नारकोडम। दोनों के दोनों कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है बेटा, तो ये आज की कक्षा का हमारा पहला सवाल था। तो सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का, आप सभी का। तो लगभग विद्यार्थियों ने इसका, जिन्होंने सही उत्तर दिया उन सभी को धन्यवाद, और जिनका उत्तर सही नहीं आया उनको ये सवाल सीखने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। देखें अगला सवाल आपके सामने है कि हिमालय का कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इनमें से ऑप्शन आपके पास एक तो है जोजिला, एक है रोहतांग, एक है देवसा और एक है बुर्जिल। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो आपके श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है? गुड इवनिंग सर, नमस्कार। दिलखुश, महावर, शिवराज शर्मा गुड इवनिंग, सुमन वर्मा गुड इवनिंग, सूरत सोनी गुड इवनिंग, मुकेश गुज्जर, नारकोडम। ठीक है, तो बताएं भाई, अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। सवाल है कि कौन सा दर्रा है इनमें से जो आपके श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा बताना आपको कौन सा है। और लगभग विद्यार्थी कुछ एक ए आंसर बता रहे हैं, जैसे ईश्वरलाल भील ए बता रहे हैं, कविता ए बता रही हैं, शिवराज ए बता रहे हैं, धर्मराज डी बता रहे हैं, निर्मा डी बता रही हैं, पवन कुमार बी बता रहे हैं, सुमन जाट सी बता रही हैं, मुकेश गुज्जर डी बता रहे हैं, दीपिका सोनी जोजिला बता रही हैं, दिलखुश महावर बी बता रहे हैं, बबीता ए बता रही हैं। तो कुछ मिक्स से आप लोगों के यहाँ जवाब है बेटा इस सवाल को लेकर। तो देखो इस सवाल का जो उत्तर है आपका कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम आपको यहाँ बताना था बेटा, इसका नाम है बुर्जिल। क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर, बुर्जिल। कि बुर्जिल दर्रा जो है वो आपके श्रीनगर को जोड़ रहा है किससे, गिलगित से। तो ये तो आपके सवाल का उत्तर है। बाकी और जो दर्रे यहाँ पर लिखे हैं इनकी मैं बात करता हूँ। तो अगर अपन जोजिला की बात करें तो जोजिला दर्रा आपका स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर, पहली बात। ठीक है, और ये क्या करता है, ये आपके श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है, लेह से। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। रोहतांग जो दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, रोहतांग। ठीक है, और इस दर्रे से एक नदी बहती है, नदी का नाम है रावी, रोहतांग रावी, रोहतांग रावी। ठीक है, और रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है आपका, रोहतांग। बात करें हम देवसा की, तो देवसा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर ही होता है। और ये जोड़ता किसको है, ये जोड़ता है कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से। कुल्लू घाटी, और कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है, स्पीति घाटी से जोड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। काफी बार ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा होता है, तो उसका नाम होगा देवसा। देवसा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। रावी नदी इससे बहती है,
और हिमाचल प्रदेश को ये तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? लेह से जोड़ेगा। ठीक है, जवाहर सुरंग भी जोड़ता है, से भी जोड़ता है। बहुत बढ़िया, जोजिला, बिल्कुल। तो आप सभी सीख ही गए होंगे इस बात को आराम से। और अब मैं अगली बात आपको सिखाने जा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। और कौन सा आपका दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो अपने को याद रखना चाहिए? एक हिमाचल प्रदेश में दर्रा है जिसका नाम है सिपकीला। सिपकीला। और बेटा सिपकीला दर्रे को लेकर अपने को यह बात ध्यान रखनी है कि सिपकीला जो है वो, इससे एक नदी बहती है, नदी का नाम है सतलज। सतलज, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिपकीला दर्रा से कौन सी नदी बहती है? सतलज। ये भी कहाँ का दर्रा है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा और आपको याद रखना है, बड़ा लाचला। नाम क्या है? बड़ा लाचला। तो बड़ा लाचला जो दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है। और इस बड़ा लाचला दर्रे से एक नदी बहती है जिसका नाम होता है चिनाब। चिनाब, ठीक है। तो ये भी ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। माना दर्रा उत्तराखंड के अंदर है। माना, नीति, थागला, लिपुलेख। मुकेश गुज्जर, गुरुदेव, पगा लागू, सूरज, नमस्कार भाई, धन्यवाद। ठीक है, तो बेटा जो सतलज की आप बात, ईश्वरलाल भी, सतलज, ठीक है। माना दर्रे की बात आ रही है। तो बेटा माना, नीति, थागला और लिपुलेख उत्तराखंड के 4 दर्रे हैं। माना दर्रे से आपकी नदी आती है भागीरथी, और नीति दर्रे से नदी आती है अलकनंदा, जो दोनों मिलकर देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, तो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। यहाँ कुछ दर्रों के नाम आप लोगों के सामने आए, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है और किस दर्रे से कौन सी नदी आ रही है, क्योंकि ये ज्यादातर सवाल ऐसे परीक्षा के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं, विशेष रूप से नदी को लेकर कि कौन सी नदी किस दर्रे से प्रवाहित होती है। तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन रेशम मार्ग, देखो ये बढ़िया सवाल है और काफी बार इसको पूछा भी गया परीक्षा में। प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। तो नेक्स्ट सवाल देखें आपका क्या है। पूछ रहा है सवाल आपसे कि ये बताओ भाई कि प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, या किस दर्रे से होकर गुजरता था? प्राचीन रेशम मार्ग की यहां पर बात हो रही है और पूछा है कि प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता था। बताना आपको इसका उत्तर। देखो यहां पर एक पर्वत श्रेणी है ये वाली, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। ये वो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या भाई? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी इसका नाम है। क्या नाम है इसका? हिंदुकुश। तो नाम इसका लिख देते हैं ये लोग, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के अगर आप उत्तर में आओगे यहां पर, तो आपको जो देश मिलेगा वो मिलेगा पाकिस्तान। उत्तर में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और अगर आप इसके दक्षिण में आ गए तो आपको पता ही है कि कौन सा देश आता है? पाकिस्तान। और यहां पर एक दर्रा अपन लोग बना लेते हैं, ये लोग, ये तो पर्वत श्रेणी बन गई आपकी। अब बीच में देखो ये मार्ग है। दर्रा किसको कहते हैं? कि किसी भी पर्वत श्रेणी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का अगर रास्ता मिलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस दर्रे पर अपन बात करते हैं। तो ये जो दर्रा है जो यहां पर स्थित है, इसका नाम है बेटा खैबर दर्रा। क्या नाम है? खैबर दर्रा। और इसी खैबर दर्रे के द्वारा प्राचीन जो रेशम मार्ग है वो गुजरता है। तो देखो यहां से पाकिस्तान से और भारत से, पाकिस्तान से भी आप आ सकते हो, भारत से भी आ सकते हो। ठीक है, और इस खैबर दर्रे से होते हुए हम कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से आगे आप चले गए कहां पर? यूरोपीय देश है आपका इटली के अंदर रोम। ठीक है, जो प्राचीन रेशम मार्ग है वो कहां से कहां तक था? रोम से चीन तक। रोम से चीन तक। और इसकी लंबाई जो है वो मानी जाती है 6000 किलोमीटर। प्राचीन रेशम मार्ग की बात कर रहा हूं। तो प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो दर्रे का नाम है खैबर। खैबर दर्रा कहां स्थित है? तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के अंदर। किनको जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्राचीन रेशम मार्ग कहां से कहां तक? रोम से
चीन तक था, जिसकी लंबाई मानी जाती है लगभग 6000 किलोमीटर। तो सीख गए होंगे आप खैबर दर्रे के बारे में सारी जानकारी। और काफ़ी विद्यार्थियों ने यहाँ आंसर भी दिया है सी, बहुत बढ़िया। जैसे ईश्वरलाल भील ने सी बताया, पवन कुमार ने सी बताया और ईश्वरलाल भील, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी अपने पास हैं जिन्होंने इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर भी दिया है। राजेंद्र कुमार खैबर दर्रा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद आप सभी को। अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें तो ये मानो निश्चित सफलता जो है आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अपन लोग सीखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तर भारत को, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ता है। दक्कन का जो पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है, सबसे विस्तृत पठार है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो लद्दाख का नाम आता है। तो पठार को लेकर दो चीजें आती हैं। दक्कन जो है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ये पठार है, ठीक है, सबसे बड़ा पठार। और अगर अपन बात करें सबसे ऊंचा पठार, तो वो आप सब जानते हो लद्दाख। लद्दाख क्या है, सबसे ऊंचा, कहां का, भारत का। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख और भारत का सबसे बड़ा पठार है आपका दक्कन का पठार, ठीक है बेटा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और अब अगली बात अपन सीखते हैं। यहां पर आपसे सवाल पूछा गया कि उत्तर भारत जो है, कौन सा भारत है, उत्तर भारत। उस उत्तर भारत को दक्कन के पठार से, किससे, दक्कन के पठार से जोड़ने वाला जो दर्रा है इनमें से वो कौन सा है। तो यहां दीपिका सोनी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, बता रही हैं बी। और बुरहानपुर दर्रा इन्होंने आंसर दिया है, बाकी अभी विद्यार्थियों का आंसर आया नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपन इस पर डिटेल से पढ़ते हैं क्या बात है इसकी। देखो अंबा घाट दर्रा जो है ये स्थित है आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में है अंबा घाट दर्रा, ठीक है। और ये जो अंबा घाट दर्रा है वो पैराग्लाइडिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है। पैराग्लाइडिंग खेल के लिए प्रसिद्ध दर्रा है ये। तो आपसे बेटा पूछा जाए कि महाराष्ट्र का वह दर्रा जो पैराग्लाइडिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो बेटा उस दर्रे का नाम होगा अंबा घाट दर्रा, ठीक है, याद कर लेंगे आप। आगे बढ़ता हूं। बुरहानपुर दर्रा कौन सा है, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा आपका स्थित है जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर ये बुरहानपुर दर्रा जो है वो स्थित होता है। और स्टेट की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये दर्रा जो है वो आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं असीरगढ़ किले की, असीरगढ़ किला दुर्ग, तो यही इस सवाल का उत्तर है। असीरगढ़ किला दुर्ग जो है इसका दूसरा नाम है दक्कनी दरवाजा। दक्कनी दरवाजा इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दक्कनी दरवाजा। जो असीरगढ़ का किला है उसी का दूसरा नाम है दक्कनी दरवाजा। और यही वो है दर्रा है जो उत्तर भारत को आपके दक्कन के पठार से जोड़ता है या जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इस दर्रे को दक्कनी दरवाजा कहा जाता है। और ये स्थित है आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये जो दर्रा है आपका दक्कनी दरवाजा वो स्थित होता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो काफी विद्यार्थियों ने यहां आंसर दिया है सी, जैसे जान सुभाष सामोता, सुमन वर्मा, सूरज, निर्मा, धर्मराज, ईश्वरलाल भील। तो काफी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है सी, बहुत बढ़िया। असीरगढ़ किला जो है इस सवाल का आपका उत्तर होगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी। और लास्ट एक बात और यहां पर है आपकी, किसको लेकर, सैनकोटा दर्रे को लेकर, ठीक है। तो सैनकोटा दर्रा जो है आपका दक्षिण भारत के अंदर है और ये जो है आपके केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल व तमिलनाडु को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है आपके सैनकोटा दर्रा। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि सैनकोटा दर्रा जो है वो किसको जोड़ रहा है, तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। इसके अलावा सैनकोटा के अलावा एक नाम और आता है पाल घाट, पाल घाट दर्रा। दे दक्षिण भारत के दर्रे हैं सारे के सारे, अंबा घाट, बुरहानपुर, असीरगढ़, सैनकोटा, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट,
ठीक है ना। आगे नाम आएंगे भोर घाट और थाल घाट के। तो ये दोनों ऐसे दर्रे हैं जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ते हैं, दोनों के दोनों ही, सैनकोटा भी और पाल घाट भी। ठीक है बेटा, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। तो देखो दक्षिण भारत के ये 5 दर्रों के नाम तो यहां पर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। पहला नाम है अंबा घाट, दूसरा आपके पास नाम आया बुरहानपुर, तीसरा नाम आया असीरगढ़, चौथा नाम आया सैनकोटा और पांचवा नाम है पाल घाट दर्रा। तो ये 5 दर्रे तो आपने दक्षिण भारत के इस सवाल के साथ सीख लिए हैं। इसके अलावा 2 और हैं, एक भोर घाट और एक थाल घाट। वो आगे सवाल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, उसको लेकर एक सवाल आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की ओर कि अपना अगला जो सवाल है वो क्या कहता है। राहुल राजपूत, नमस्कार, स्वागत है भैया आपका। ठीक है विद्यार्थियों, तो बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि अपना अगला सवाल क्या है। देखें, निम्न में से कौन सी नदी की एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं है। निम्न में से कौन सी एक नदी की स्थलाकृति नहीं है, वो भी निक्षेपणात्मक। तो देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, क्योंकि उत्तर भारत का मैदान आपके सिलेबस में है, भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर। तो नदी जो होती है बेटा 2 प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है, एक तो अपरदनात्मक और एक निक्षेपणात्मक। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां उनको कहते हैं कि जब कभी नदी अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का जमाव कहीं पर करती है और उन अवसादों के जमाव से कोई स्थलाकृति बन जाती है, तो उसे कहते हैं नदी की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। और यदि नदी के जल के द्वारा अपर्दन कटाव करते हुए किसी स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है तो उसे कहते हैं अपर्दनात्मक स्थलाकृति। दोनों चीज आप सीख गए होंगे। अब देखो यहां आपके पास ऑप्शन है, एक तो जलोढ़ पंख, एक भाबर प्रदेश, एक डेल्टा और एक गार्ज। और सवाल आपसे क्या पूछा है कि नदी की कौन सी स्थलाकृति आपको बतानी है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का नाम बताना है। तो बता सकते हैं आप, कौन कौन बताएगा। देखें, सोनू कृष्णा ने आंसर दिया है डी, राहुल राजपूत सी बता रहे हैं, संगीता बयाल सी बता रही हैं, बलबीर जांगीर बी बता रहे हैं, बबीता सी बता रही हैं, भावेश शर्मा भी सी बता रहे हैं। डेल्टा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं है, इसको जरूर देखना क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है यहां पे, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं है। तो बात समझो मेरी, ये तीनों की तीनों तो कौन कौन सी, जलोढ़ पंख, भाबर प्रदेश और डेल्टा, तीनों के तीनों यहां पर आपके कैसी स्थलाकृतियां हैं बेटा, ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, नहीं है गार्ज नहीं है। तो आपके सवाल का यहां जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए, गार्ज होना चाहिए। सवाल आपसे पूछा जाए कि निम्न में से ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा, तो मैं भी आपसे बात कर लूंगा सारी ही कि कौन सी नदी की निक्षेपणात्मक होती है और कौन सी अपर्दनात्मक होती है। तो यहां आप बात समझो कि आपके सवाल का जो उत्तर है वो तो क्या है, गार्ज। गार्ज एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। कैसे बनती है बात समझो मेरी, नदी के द्वारा तलीय अपर्दन। अब कई विद्यार्थियों के दिक्कत करेगा शब्द, क्या शब्द दिक्कत कर रहा है, तलीय अपर्दन दिक्कत कर रहा है। बात समझो मेरी और मेरे हाथों की तरफ ध्यान दो। नदी जो है वो अपर्दन 2 प्रकार से करती है, एक तो तल मतलब उसकी गहराई बढ़ती जाएगी, तल का अपर्दन करेगी तो ठीक है, और एक होता है पार्श्विक अपर्दन। पार्श्विक अपर्दन जब नदी करती है तो उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, चौड़ाई बढ़ती जाएगी नदी, कैसे समझ रहे हो। तो पार्श्विक अपर्दन होता है किनारों पर, पार्श्वों पर, तो नदी की चौड़ाई बढ़ती है, नदी की घाटी बढ़ती है, ठीक है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और यदि नदी अपने तल का अपर्दन कर रही है, बीच वाले पार्ट का अपर्दन कर रही है, तो नदी की गहराई बढ़ती जाएगी। समझ आ गई दोनों बात। तो नदी 2 प्रकार का अपर्दन करती है, तलीय अपर्दन और पार्श्विक अपर्दन। पार्श्व यानी किनारे, तो जब पार्श्वों पर अपर्दन करती है तो उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जब नदी अपने तल का अपर्दन करती है तो नदी की गहराई बढ़ती जाती है। समझ गए मेरी बात। तो यहां देखो बात क्या है, यहां अपन लिख रहे हैं कि नदी के द्वारा कैसा अपर्दन, तलीय अपर्दन होता है। क्या होता है, तलीय अपर्दन। तो नदी के द्वारा जब अपने तल का अपर्दन किया जाता है तो सबसे पहले वी आकार की घाटी बनती है, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। समझ गए बात यहां तक। अब इससे जैसे ही वी आकार की घाटी बन जाएगी, तो ये वी आकार की घाटी जब सबसे पहले बनेगी नदी के अपर्दन से, तो जब वी आकार की घाटी और ज्यादा गहरी हो जाए,
और ज्यादा गहरी। तो ये वी आकार की घाटी थी जो और अधिक गहरी हो गई, तो इससे निर्माण होता है गार्ज का। किसका निर्माण हो गया? गार्ज का निर्माण हो गया। और अगर मान लो गार्ज की गहराई और ज्यादा बढ़ जाए, या गार्ज का बड़ा रूप क्या कहलाता है? तो बेटा उसको कहते हैं कैनियन। क्या कहते हैं? कैनियन। और कैनियन की आकृति जो है वो आई के समान होती है। किसके समान होती है? आई के समान। तो ये बात आप सीखो ध्यान से, कोई बड़ी चीज नहीं है, ना ही हम कुछ बड़ा विशेष सीख रहे हैं, बहुत नॉर्मल बात सीख रहे हैं। आपको नॉर्मल लेना है इसको, है ना, कि जब नदी के द्वारा कैसा प्रदन किया जाए? तलीय प्रदन। तो सबसे पहले जो बनेगी वो क्या बनेगी? वी आकार की घाटी बनेगी। और जब वी आकार की घाटी और ज्यादा गहरी हो जाती है तो बेटा किसका निर्माण होता है? गार्ज का निर्माण होता है। और गार्ज का बड़ा रूप क्या कहलाता है? तो बेटा उसको कहते हैं कैनियन। तो यहां देखो आपका जो ऑप्शन मिलेगा आपको, तो बताओ ये अपर्दनित हो रहा है, कटावित हो रहा है? तो अपने से क्या पूछा है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं है। तो नहीं है मतलब कैसी है वो? अपर्दनात्मक। तो अपर्दनात्मक कौन सी बन जाएगी? गार्ज। बाकी ये देखो डेल्टा, भाबर प्रदेश और जलोढ़ पंख, ये सब के सब कैसी स्थलाकृतियां हैं? ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं। और ये कैसी हो गई? वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, ये कैसी हो गई? आपकी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हो गई। समझ गए होंगे आप सभी। अब बात करते हैं यहां पर आगे, अपने पास जो शब्द हैं, पहले आपके पास एक शब्द है जलोढ़ पंख। इसकी बात करते हैं कि जलोढ़ पंख किसको कहते हैं। तो बेटा देखो पर्वतों के गिरिपदीय क्षेत्र होते हैं। पर्वतों के कौन से क्षेत्र होते हैं? गिरिपदीय क्षेत्र। समझते हो गिरिपदीय क्षेत्र? मान लो ये कोई पर्वत है, तो इस पर्वत का जहां पर ढाल खत्म हो जाए, जहां पर इसके पांव आ जाते हैं, उस क्षेत्र को गिरिपदीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये इसका गिरिपदीय क्षेत्र हो जाएगा, गिरिपदीय क्षेत्र। समझ रहे हो मेरी बात को आराम से, कि पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इस प्रकार से, और उन पर्वतों का जहां पर ढाल खत्म हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है? ढाल। जहां ढाल खत्म हो जाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है गिरिपदीय क्षेत्र। तो देखो ये आपका कोई पर्वत है मान लो, और इस पर्वत का जो गिरिपदीय क्षेत्र होता है वो यहां पर होगा, ये वाला एरिया जहां इसका ढाल खत्म हो जाए। तो बहुत सरल लाइन, एक ही लाइन में सीखोगे जलोढ़ पंख किसको कहते हैं। यदि नदी के द्वारा पर्वतों के गिरिपदीय क्षेत्र में, जहां पर्वतों का ढाल खत्म हो जाए, यदि नदी के द्वारा पर्वतों के गिरिपदीय क्षेत्र में बड़े चट्टानी टुकड़ों का जमाव कर दिया जाए तो निर्माण हो जाता है जलोढ़ पंख का या जलोढ़ शंकु का। तो जलोढ़ पंख या शंकु का निर्माण हो जाएगा। तो नदी के द्वारा जो जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, उनका निर्माण किस क्षेत्र में होता है? तो बेटा आपका आंसर होगा गिरिपदीय क्षेत्र में होते हैं। कहां होते हैं? गिरिपदीय क्षेत्र। और जब अनेक जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु आपस में मिल जाते हैं तो निर्माण होता है भाबर प्रदेश का। ठीक है, तो जलोढ़ पंख जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? भाबर प्रदेश बन जाएगा, भाबर प्रदेश का निर्माण होगा। भाबर प्रदेश वह स्थान होता है या वह क्षेत्र होता है जहां पर नदी बहते हुए दिखाई नहीं देती है। उस क्षेत्र को अपन गुम्फित नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भाबर कैसा क्षेत्र है? जहां नदी बहते हुए दिखाई ना दे। तो देखो जलोढ़ पंख और भाबर प्रदेश दोनों ही पर्वतों के गिरिपदीय क्षेत्र में मिलने वाली स्थलाकृतियां हैं और दोनों ही निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, क्योंकि नदी के द्वारा यहां चट्टानी टुकड़ों का जमाव किया जाता है। अब बात आती है किसकी? डेल्टा की बात आई। तो डेल्टा क्या होता है? नदी अपनी वर्धावस्था में समुद्रों के किनारे पर अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को जमा कर देती है, जिससे निर्माण होता है किसका? डेल्टा का। तो एक तो सवाल ये होता है कि डेल्टा का निर्माण नदी अपनी कौन सी अवस्था में करती है? ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। कौन सी अवस्था में करेगी? वर्धावस्था में करेगी। ठीक है, और डेल्टा किसको कहते हैं? तो नदी के द्वारा समुद्रों के किनारे अपने अवसादों का जमाव करने से निर्माण होता है किसका? तो डेल्टा का। जैसे डेल्टा को लेकर एक सवाल आता है लगभग परीक्षा में, काफी बार यह सवाल चर्चा में रहता है। क्या सवाल पूछता है? सवाल पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताओ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आप बता देंगे सबसे बड़ा डेल्टा। तो बेटा विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम होता है सुंदरवन, और सुंदरवन जो डेल्टा है वो स्थित है आपके पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है।
यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण ही इस वृक्ष डेल्टा का नाम रखा गया सुंदरवन। यहां दो नदियां हैं, एक तो नदी है आपकी गंगा और दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। बेटा एक और यहां पर सवाल काफी बार पूछ लिया जाता है, कई बार वो सवाल आपसे पूछता है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बढ़ाती हैं, तो जनरली अपन को याद रहता है गंगा ब्रह्मपुत्र, यही अपन पढ़ते भी है, याद भी करते हैं। लेकिन कई बार वो गंगा की जगह गंगा का नाम नहीं रहता और ब्रह्मपुत्र की जगह ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं देता, ये जो अंतिम रूप से जब समुद्र के अंदर गिरती है वो नाम देता है। तो गंगा का जो यहां आपको नाम याद रखना है वो है हुगली, इसी की एक शाखा है हुगली। और ब्रह्मपुत्र की ओर से आपको नाम याद रखना है मेघना, मेघना, ठीक है बेटा। तो यही वो नदियां हैं आपकी ब्रह्मपुत्र या मेघना, गंगा या हुगली, जो सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, डेल्टा माना जाता है। और इस डेल्टा का निर्माण होता है नदी के द्वारा, कौन सी अवस्था में, वर्धावस्था में। तो सीख गए होंगे आप यहां तक, काफी बातें आपको यहां सिखाई इस सवाल के साथ। तो पढ़ने का आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप बता सकते हैं कमेंट्स करके। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन, वेस्ट बंगाल, जवारी वन, बहुत बढ़िया मुकेश गुज्जर, बिल्कुल बेटा यहीं आपको जवारी वन मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल के ऊपर। अगले सवाल की ओर अपन चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो शेयर व लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्लास आपकी कैसी चलती है, कैसी चल रही हैं और क्या सुधार इनके अंदर हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपके सामने आ गया है। साइलेंट पिंटू राज किरोड़ीवाल, गुड क्लास, धन्यवाद भाई, फैंटास्टिक सर जी। जाट सुभाष सामोता, नाइस क्लास, मनु, धन्यवाद सभी को। दिलसुख महावर सी, उत्तर बताए हैं इन्होंने तो हुगली और मेघना, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो पिछला ही सवाल और लगभग विद्यार्थी सही उत्तर बता रहे हैं इसका, बहुत बढ़िया। सोनू कृष्णिया, दीपिका, मनु, धर्मराज, हुगली और मेघना, दिलसुख महावर, बबीता सैनी, क्या बात, मुकेश गुज्जर, संतोष, सभी अच्छा आंसर बता रहे हैं। साइलेंट पिंटू सी बता रहे हैं, राजस्थान स्टूडेंट सी, हुगली मेघना, पवन कुमार, पूजा गुज्जर, धर्मराज, जाट सुभाष सामोता, राजेंद्र कुमार, संगीता बयाल, सुनील सैनी, साइलेंट पिंटू राज किरोड़ीवाल सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भी, धन्यवाद बेटा। तो बिल्कुल हुगली और मेघना इस सवाल का आपका उत्तर है, क्योंकि सवाल क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा क्या पूछ रहा है आपसे, डेल्टा पूछ रहा है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप सब लोग जानते हो सुंदरवन है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है या निर्मित है, तो इसका सवाल का उत्तर यहां पर क्या है, हुगली व मेघना। हुगली व मेघना नहीं आता तो हुगली की जगह जो नदी है उसका नाम आता गंगा, और जो मेघना है उसकी जगह नाम आता ब्रह्मपुत्र। ये पिछले ही सवाल के अंदर ये बात मैं आपको सिखा कर आया था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है बेटा, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तो सरल सा ही सवाल था। देखो अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी जवार नदमुख, देखो ये अच्छा सवाल है। जवार नदमुख को एस्चुरी भी कहते हैं, एस्चुरी, ठीक है ना। एस्चुरी और जवार नदमुख एक ही शब्द होता है। जवार नदमुख को एस्चुरी कह सकते हैं, का निर्माण करती हैं। तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है इनमें से जो जवार नदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, गंगा, नर्मदा या फिर कृष्णा। इनमें से कौन सी नदी है जो जवार नदमुख का निर्माण करती है? हमने अभी अभी सीखा है इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया। तो मेरा उद्देश्य तो आपको सिखाना ही है, और सिखाते ही क्या पूछना है, सवाल, ताकि आपके वो सवाल क्या हो जाएं, स्थायी हो जाएं। तो यहां उत्तर लगभग विद्यार्थी सी बता रहे हैं, नर्मदा, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद सभी को। देखो जवार नदमुख किसको कहते हैं? अभी अपन ने एक बात सीखी थी, डेल्टा। डेल्टा और जवार नदमुख में थोड़ा ही अंतर है। क्या अंतर है उस पर बात करते हैं। अभी आपको सिखाते हैं कि जवार नदमुख और डेल्टा में क्या अंतर होता है। सर आवाज धीरे आ रही है, तो बेटा आप अपने फोन का जो वॉल्यूम है उसे बढ़ा सकते हैं। देखें सवाल का उत्तर तो क्या है यहां पर, नर्मदा।
और नर्मदा के अलावा एक नदी और भी आ सकती है आपके लिए, ताप्ती। दोनों के नाम याद रखो, नर्मदा और ताप्ती। तो पहले तो देखो नर्मदा ताप्ती की बात कर लेता हूं। नर्मदा ताप्ती भारत की वो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती हैं? डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं? तो ये बनाती हैं जवार नदमुख। क्या बनाती हैं? जवार नदमुख बनाती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और क्या सवाल है इस नर्मदा नदी को लेकर? ये ढाल के विपरीत बहती हैं, ढाल के विपरीत प्रवाहित होती हैं, दोनों की दोनों नदियां। ठीक है, तो ये भी इसी का सवाल है। और क्या सवाल पूछता है? और पूछता है कि भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित। तो भारत की वे नदियां जो भ्रंश घाटियों से बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। देखो चार सवाल आपके सामने यहां पर नर्मदा और ताप्ती को लेकर। भारत की वे नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती, आंसर आता है लगभग नर्मदा और ताप्ती। भारत की वे नदियां जो जवार नदमुख बनाती हैं, तो भी आंसर होता है आपका नर्मदा और ताप्ती, जवार नदमुख। भारत की वे नदियां जो ढाल के विपरीत प्रवाहित होती हैं, नर्मदा और ताप्ती। भारत की वे नदियां जो भ्रंश घाटियों से बहती हैं, तो भी आंसर होता है नर्मदा और ताप्ती। अब आपको सामने एक शब्द है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब है कि कोई भी दो पर्वत श्रेणियां, मान लो एक ये पर्वत श्रेणी है और एक पर्वत श्रेणी ये है, इन दोनों के मध्य अगर मान लो कोई नदी बह रही है, कोई नदी प्रवाहित हो रही है, तो वो नदी भ्रंश घाटी से बह रही है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भ्रंश घाटी मतलब इनके मार्ग जो है वो क्या हो गए हैं, अब स्थायी हो गए हैं, बदलते नहीं है, क्योंकि पठारी प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भ्रंश घाटी को लेकर बताएगा आपको कि किन्हीं दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो क्षेत्र था उसे काट कर नदी ने अपनी घाटी को गहरा कर लिया, वो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। अगली बात यहां करते हैं किसको लेकर, जवार नदमुख को लेकर, कि जवार नदमुख किसे कहते हैं। तो बेटा सुनो, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब कभी नदी के द्वारा अपने अवसादों को डेल्टा के रूप में जमा ना करके सीधे समुद्र में ले जाकर जमा किया जाता है, तो जवार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण होता है। फिर बोल रहा हूं, जब कभी नदी के द्वारा अपने अवसादों को डेल्टा के रूप में जमा ना करके सीधे समुद्र में ले जाकर जमा किया जाता है, तो जवार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण होता है। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी ही नदियां हैं जो जवार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। समझ गए होंगे आप यहां तक आराम से। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं कि अपना अगला जो सवाल है वो क्या होगा। नर्मदा और ताप्ती, सतपुड़ा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो अगले सवाल पर अपन लोग चलते हैं कि अपना अगला जो सवाल है वो क्या होगा, उस पर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल, हिमालय की कौन सी नदी है जो जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं करती। हिमालय की आपको उस नदी का ना, जलोढ़ शंकु मैंने आपको बताया था क्या होता है, समझ लो। यहां पर आप समझ भी सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले देखो, ये मान लो कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये तो क्या है, कोई पर्वतीय क्षेत्र, और इस पर्वतीय क्षेत्र से मान लो नदी बह रही थी। क्या बह रही है? नदी। तो यहां से अब नदी बह रही है, ये नदी का बहाव है। तो जब तक ये नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहेगी तो पर्वतों का ढाल तेज होता है, ढाल तेज होगा तो नदी का वेग तेज होगा, और नदी का वेग तेज होगा तो नदी बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को अपने साथ बहाने में सक्षम हो जाएगी, और बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े नदी के जल के साथ बह जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस क्षेत्र में आते हैं यहां पर, तो इसे कहते हैं गिरिपदीय क्षेत्र। गिरिपदीय क्षेत्र, जहां पर्वतों का ढाल खत्म हो जाता है उस क्षेत्र को गिरिपदीय क्षेत्र कहा जाता है। अब नदी जो है पर्वतों से निकलते समय अपने साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को बहाकर लेकर आती है, और जैसे ही नदी पर्वतों के गिरिपदीय क्षेत्र में पहुंचती है तो नदी का वेग कम हो जाता है, क्योंकि पर्वतों का ढाल कम हो जाता है। और जैसे ही नदी इस गिरिपदीय क्षेत्र में आती है तो जो बड़े चट्टानी टुकड़े नदी के जल के साथ बहकर आ रहे थे, वो चट्टानी टुकड़ों नदी के द्वारा यहीं पर छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि अब नदी में इतनी ताकत नहीं है, उसके जल में उसकी बहने की गति इतनी नहीं है कि वो इन चट्टानी टुकड़ों को अपने साथ आगे लेकर जा सके। तो इन चट्टानी टुकड़ों को नदी के द्वारा यहीं पर
छोड़ दिया जाता है और नदी बढ़ जाती है आगे। ठीक है, आगे बढ़ गई। तो देखो ये जो चट्टानी टुकड़े यहां पर जमा हुए, ये जो चट्टानी टुकड़े यहां पर जमा हुए, इन चट्टानी टुकड़ों के जमा होने से कहां पर, गिरिपदीय क्षेत्र में, कहां पर, गिरिपदीय क्षेत्र में निर्माण होता है किसका, जलोढ़ पंख का, जलोढ़ पंख का, या इसको आप कह सकते हो जलोढ़ शंकु। समझ गए होंगे मेरी बात को आराम से, कि नदी के द्वारा पर्वतों के कैसे क्षेत्र में, गिरिपदीय क्षेत्र में बड़े चट्टानी टुकड़ों का जमाव करने से निर्माण होता है जलोढ़ पंख का या फिर जलोढ़ शंकु का। ठीक है, और जब ये जलोढ़ पंख मिलते हैं आपस में तो बेटा निर्माण होता है भाबर प्रदेश का। कौन से प्रदेश का, भाबर प्रदेश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो भाबर प्रदेश का जब निर्माण होता है उस समय नदी ऊपर से बहती हुई दिखाई नहीं देती, वो इन चट्टानी टुकड़ों के नीचे से बहना शुरू कर देती है। तो यहां देखो आपका जो सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी है जो किसका निर्माण नहीं करती, जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं करती, उस नदी का नाम होगा घाघरा। क्या नाम होगा, घाघरा। बाकी देखो कोसी नदी, यमुना नदी और आपकी सोम नदी, ये सभी जो है आपकी जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, लेकिन घाघरा नदी जो है वो जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं करती। तो ये हमारे इस सवाल का उत्तर होगा। सीख गए होंगे आप, क्योंकि बढ़िया तरीके से मैंने आपके साथ यहाँ पर क्या की है, मेहनत की है, बहुत बढ़िया। तो निर्मा, जाट, सुभाष, सामोता सी बता रहे हैं। ठीक है, काफी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सी दिया है, धन्यवाद। और कुछ एक ए बता रहे हैं, लगभग विद्यार्थियों ने ए बताया। दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। शिवराज शर्मा, ग्रेट सर, धन्यवाद भाई शिवराज आपको। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूजा राठौड़ सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। सुपर से ऊपर, जान सुभाष सामोता, धन्यवाद। सर इंडिया जीके को थ्योरी के रूप में पढ़ा दो ना, सूरज। बेटा देखो सवाल आपको, देखो थ्योरी तो सब पढ़ते ही हैं यार, कहाँ दिक्कत है, थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो वहां पर, लेकिन सवाल परीक्षा में कैसे पूछा जाता है और उस सवाल का आंसर अपने को कैसे निकालना है और उस सवाल से संबंधित क्या बातें और अपने दिमाग में आनी चाहिए, वो सारी चीज आपको यहाँ सिखा रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चिंता मत करो, हर एक सवाल जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें अपन यहाँ सीखते हुए चलेंगे। तो चलते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। ठीक है, यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई। यमुना के लिए आप याद रख सकते हो, जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा, तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है, यमुना होती है, ध्यान रखेंगे। देखो अगला सवाल, नदी द्वारा तलीय अपर्दन करने से, देखो ये आ गया सवाल और मैंने आपको सिखाया था तलीय अपर्दन और पार्श्विक अपर्दन। तलीय अपर्दन जब नदी करती है तो नदी की गहराई बढ़ती है, ठीक है, जिससे वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन का निर्माण होता है, बताया था आपको। और जब नदी पार्श्विक किनारों पर अपर्दन करती है तो नदी की चौड़ाई बढ़ती है, उसकी घाटी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहां देखो सवाल और बताओ इसका उत्तर क्या होगा कि नदी के द्वारा तलीय अपर्दन करने से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, बता देंगे आप। सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, धन्यवाद। तो जिन्होंने अब तक क्लास को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो शेयर और लाइक जरूर करें भाई। शेयर इसको आप कहीं पर भी कर सकते हैं यार, आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, या आपका जो भी भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा है वहां तक आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि निःशुल्क कक्षा है और इसका जो लाभ है, फायदा है, वो लगभग सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए जो भी अपने संपर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर आ रहा है बी। ईश्वरलाल भील, मुकेश गुज्जर, सुनील सैनी, पूजा गुज्जर, राहुल राजपूत, संतोष सैनी, मनु, दीपक सोनी, सुमन वर्मा, सोनू कृष्णिया, बबीता, शिवराज, पूजा राठौड़, पवन कुमार, सुमन, जाट, लगभग विद्यार्थी जो है वो बी उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। निर्मा बी, ठीक है बेटा, धन्यवाद। तो देखो यहां आपका इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं जलोढ़ मैदान की, तो जलोढ़ मैदान नदी के द्वारा बनते हैं और ये निक्षेपणात्मक होते हैं, निक्षेपणात्मक। ठीक है, जलोढ़ मैदान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खादर और एक होते हैं बांगर। पढ़ा होगा आपने ये तो, क्योंकि बहुत सामान्य शब्द है खादर और बांगर, लेकिन
टिपिकल इसको बनाते हैं, किसमें टिपिकल सवाल कैसे बनता है, समझो मेरी बात को। खादर वे स्थान होते हैं जहां नदी के द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत को जमा किया जाता है, उन स्थानों को खादर कहते हैं। और बांगर वे स्थान होते हैं जहां नदी या बाढ़ की जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता। तो जिन क्षेत्रों में नदी या बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा वहां नई मिट्टी का जमाव भी नहीं होगा, और उसे कहते हैं हम पुरातन जलोढ़ या बांगर। तो बांगर के लिए एक शब्द और आता है, इसे पुरातन जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातन जलोढ़ कहते हैं। और जो खादर है इसे बेटा कहा जाता है नवीन जलोढ़। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़। तो ये शब्द भी आप इसके साथ ध्यान में रखेंगे। अब सवाल बन रहा है थोड़ा सा मुश्किल सवाल। क्या सवाल है? खादर मर्दा के जो मैदान है इनको पंजाब के अंदर क्या कहते हैं? तो देखो, खादर मर्दा के मैदानों को पंजाब में क्या कहा जाता है, एक तो ये सवाल है। और बांगर मर्दा के जो मैदान है इनको पंजाब में क्या कहा जाता है? तो बांगर मर्दा के मैदान को पंजाब में कहा जाता है धाया। क्या कहते हैं भाई? धाया कहते हैं। और पंजाब में खादर मर्दा के मैदानों को बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखनी है कि पंजाब के अंदर खादर मर्दा के मैदान बेट कहलाते हैं और पंजाब के अंदर बांगर मर्दा के मैदान धाया कहलाते हैं। ठीक है बेटा, याद रखोगे। यू आकार की घाटी कौन बनाती है? यू आकार की घाटी बनाती है हिम नदी। हिम नदी इसका निर्माण करेगी। ठीक है। और वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी बनाती है। नदी और हिम नदी में क्या अंतर होता है? नदी में जल बहता है, हिम नदी में हिम यानी बर्फ बहती है, प्रवाहित होगी, खिसकती है। और घाटी की चौड़ाई का बढ़ना, घाटी की चौड़ाई कब बढ़ती है? जब नदी पार्श्विक अपरदन करती है। पार्श्विक अपरदन करती है नदी तो उसकी क्या बढ़ती है? चौड़ाई बढ़ती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। और अपने इस सवाल का उत्तर यहां पर क्या है? वी आकार की घाटी अपने सवाल का उत्तर है। ठीक है। और आपने ये बात सीखी होंगी, आराम से इनको याद रखो। हर एक चीज को आपको सीखना है, इसको याद रखना है। ठीक है बेटा। तो अगले सवाल पर बढ़ रहा हूं कि अगला सवाल जो है अपना उस पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या होगा? मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर धर्मराज, धन्यवाद धर्मराज आपको। चलते हैं बेटा अगली सवाल की ओर। देखो सवाल क्या है? सिंधु मैदान और गंगा का मैदान। एक तो आपकी सिंधु नदी का मैदान है और दूसरा मैदान है गंगा नदी का। ठीक है। इनके मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? देखो जैसे आपकी अरावली है तो अरावली को बेटा आप कहते हो ना कि महान जल विभाजक रेखा, कहते नहीं कहते? राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं? जैसे मान लो ये आपका राजस्थान है और ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। राजस्थान के मध्य से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तो जाती है अरावली। तो अरावली के पश्चिम में जब अपन आते हैं तो यहां पर आपकी लूणी नदी बह रही है और उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो एक तो लूणी नदी की अपवाह द्रोणी यहां इस तरफ बन गई। इधर देखो दक्षिण में राजस्थान के माही नदी बहती है और इधर से नदी बह रही है चंबल। तो चंबल नदी की अपवाह द्रोणी और उसकी सहायक नदियां। तो अरावली क्या कर रही है? अरावली कर रही है कि चंबल नदी के अपवाह द्रोणी को, माही नदी के अपवाह द्रोणी को, बनास नदी की अपवाह द्रोणी को अलग करती है। किससे? लूणी नदी की अपवाह द्रोणी से। तो ऐसा क्षेत्र जो किन्हीं दो अपवाह द्रोणियों को अलग करता है बेटा उसको जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संभर। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा या जल संभर रेखा जो है वो कहते हैं अरावली को। तो वैसे ही ये सवाल है यहां पर कि एक तो आपका मैदान है सिंधु नदी का मैदान और दूसरा है गंगा नदी का मैदान। इन दोनों के मध्य जल विभाजक का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है? तो राजस्थान स्टूडेंट्स बता रहे हैं ए बठिंडा, बबीता ए बता रही हैं, सोनू कृष्णिया बता रही हैं बी अंबाला, सुमन वर्मा ए बता रही हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं, निर्मा बी बता रही हैं, दीपिका सोनी ए बता रही हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं। तो लगभग विद्यार्थियों ने यहां पर ए उत्तर का चुनाव किया है। राजेंद्र भी ए बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा इस सवाल का उत्तर है आपके अंबाला। इस सवाल का आंसर क्या है? अंबाला। ठीक है। बठिंडा भी पंजाब के अंदर है, फिरोजपुर पंजाब के अंदर है, लुधियाना भी आपके पंजाब के अंदर है। फिरोजपुर और लुधियाना दोनों सतलज नदी पर हैं। कौन सी नदी पर है? ये दोनों के दोनों सतलज नदी पर स्थित है, आपके
लुधियाना और फिरोजपुर, दोनों के दोनों। ठीक है, लुधियाना फेमस है किसके लिए? ऊनी वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए। ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका लुधियाना पूरे भारत के अंदर। और भारत में सबसे ज्यादा जो ऊनी वस्त्र हैं उनका उत्पादन भी आपके पंजाब राज्य के अंदर ही होता है, जबकि भारत में ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है बेटा, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल की ओर। तो यहां आपके सवाल का उत्तर है, याद रखना सवाल को, सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान, इन दोनों को अलग करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? अंबाला कर रहा है। ठीक है, देखो अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो एक तरफ लिखा है दोआब, सिंध, चाज, बारी और बिस्त। ये जो शब्द है चाज लिखा है, ये चाज, चाज समझेंगे आप इसको, ठीक है ना, चाज। और एक तरफ आपकी लिखी है नदियां, तो ये नदियां हैं जैसे सिंधु, झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, व्यास, सतलज। आपको सवाल बताना है यहां पर कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अमरलाल मीणा बता रहे हैं डी, पूजा राठौड़ बता रही हैं बी, तो बी उत्तर यहां बताया गया और एक बताया गया डी। कोई बात नहीं, देखो मैं बात करता हूं दोआब को लेकर। तो सबसे पहले तो बेटा दोआब की बात करते हैं कि दोआब क्या होता है। तो आप जनरली तो इस शब्द को समझते होंगे, जो नहीं जानता वो समझे कि कोई भी दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र दोआब कहलाता है, दोआब कहलाता है। यह तो है आपके दोआब शब्द की परिभाषा कि दोआब किसको कहते हैं। तो दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है बेटा उसको दोआब कहा जाता है। अब बात है दोआब सर कैसे याद रखेंगे, हमें यह कैसे याद हो कि हम दोआब को बहुत ही सरल तरीके से याद कर लें। सर ऐसा कुछ बताओ कि ये बहुत ही सरल तरीके से हमें याद हो जाए। ठीक है, तो मनु जी जो है उन्होंने आंसर बताया है कि सर रचना है, सी इसका आंसर है। निर्मा भी सी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। सुनील सैनी सी बता रहे हैं, दीपिका सोनी सी बता रही हैं, सुनील सैनी सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जिन विद्यार्थियों ने आंसर दिया है सी वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, और ये यहां पर बिल्कुल क्या है भाई, गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो आपके सवाल का जो उत्तर है यहां पर वो है सी। तो इस सवाल का आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूं इन दोआब को आप कैसे याद रखोगे, बात बोर्ड पर ध्यान दो। देखो एक तो आपको नदियों का क्रम याद रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो कई बार तो ये क्रम अपने से वैसे ही पूछ लेता है कि भारत के अंदर उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम बताओ। तो बेटा उस समय क्रम देखो कितना सरल है, बहुत सरल है। देखो बोर्ड पर ध्यान दो, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। देखो एक बार तो मैंने क्रम कैसे लिखा, आप इस पर ध्यान दो कि मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। आप ये सीखो कि इसको लिखा कैसे जा रहा है। क्रम है सिंधु, सामने लिखा झेलम, फिर नीचे लिख दिया चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब यही क्रम आपको इस तरफ लिखना है। तो बताओ सिंधु के बाद नदी है झेलम, झेलम के बाद नदी है चिनाब, चिनाब के बाद नदी है रावी, और रावी के बाद नदी है व्यास, और व्यास के बाद नदी आ गई आपकी सतलज। तो क्रम देखो कैसे लिखा है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो सिंधु, झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी व्यास और व्यास सतलज। ये तो बन गई अपनी नदियां। अब बनाएंगे दोआब। क्या बनाएंगे? दोआब। तो ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ट्रिक बताएंगे आपको। एक ट्रिक है सिंध के चार, सिंध के चार भाभी हैं। सिंध के कितनी भाभी हैं? चार भाभी हैं। ट्रिक समझो एक बार, सिंध के कितनी भाभी हैं? चार भाभी हैं। ठीक है, अब इस ट्रिक को ही मैं नाम बना दूंगा दोआब का। कैसे? सिंध से नाम बनेगा सिंध दोआब, सिंध दोआब।
चा से बनेगा चाज दोआब, चाज दोआब। रे से बनेगा रचना दोआब, रचना दोआब। बा से बनेगा बारी दोआब, और बी से बनेगा बिस्त दोआब। बन गए दोआब। तो 5 दोआब है। कितने हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है भाई। तो देखो पहले तो आपने नदियों के नाम याद किए और उसके बाद आपने दोआब के नाम याद किए। सिंध के 4 भाभी हैं। ठीक है। तो सिंध से सिंध दोआब, चा से चाज दोआब, रे से रचना दोआब, बा से बारी और बी से बिस्त। समझ गए होंगे आराम से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये सिखा दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और इस सवाल का उत्तर देखो। अब कह रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखो सिंध दोआब, पहले ऑप्शन पर चलते हैं। सिंध दोआब, सिंध दोआब को देखो, फिर देखो चाज दोआब को। तो सिंध दोआब यहां देखो, ये रहा सिंध दोआब। तो सिंधु और झेलम, तो सिंधु झेलम सही है ये। दूसरा देखो क्या लिखा है, चाज। चाज की जगह नदियां देखो झेलम और चिनाब, यहां देखो झेलम, चिनाब, चाज दोआब। तीसरा देखो चिनाब, रावी। तो नदियों के नाम तो सही है चिनाब और रावी, लेकिन दोआब का नाम गलत है, बारी लिखा है। मतलब बारी की जगह किसका नाम आना चाहिए था? बारी की जगह रचना का नाम आना चाहिए था, तब अपना ये सही होता। तो यहां रचना का नाम नहीं है, इसलिए ये गलत है। और बिस्त को देखो, बिस्त दोआब, व्यास, सतलज, ये रहा आपका बिस्त दोआब, और नदियां रही व्यास और सतलज। समझ गए आराम से। तो बेटा इसको याद कर लेना, यहां से लगभग परीक्षा के अंदर सवाल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि अपना अगला जो सवाल है वो क्या होगा। देखो बेटा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर है आपका 12 है। भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किस काल में शुरू हुआ था? बहुत ही शानदार सवाल है। और बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल है आपके लिए कि भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, इसकी मैं बात कर लेता हूं। कुछ सवाल सिखा देते हैं इसके आपको, क्या क्या सीखने हैं। उत्तर के विशाल मैदान की कुल लंबाई, और आप तो उत्तर बताओ इस सवाल का। कुल लंबाई है आपकी 2400 किलोमीटर। ठीक है। कुल लंबाई कितनी बतानी है आपको? 2400। और अगर सिंधु नदी तक पूछे, कौन सी नदी तक? सिंधु नदी तक। भारत में तो इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, लेकिन अगर सिंधु नदी तक इसका विस्तार पूछता है तब इसकी लंबाई हो जाती है 3200 किलोमीटर। तो कई जगह आपको 3200 मिलेगा, कई जगह 2400 मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, सही है दोनों। कुछ सिंधु नदी तक अगर इसका विस्तार पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु तक, तब तो इसकी लंबाई होती है 3200 किलोमीटर। और अगर केवल भारत की बात कर रहा है, सिंधु से लेकर आपकी सतलज नदी तक, वहां तक की अगर बात हो, या गंगा नदी तक की बात आए, तब इसकी लंबाई होती है 2400 किलोमीटर। फिर अगली बात, इस उत्तर के विशाल मैदान की औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई, तो औसत चौड़ाई बेटा इसकी आपको बतानी है 150 से 300 किलोमीटर। 150 से 300 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई होती है। इसे भारत का नवीन भौतिक प्रदेश कहते हैं। भारत का नवीन भौतिक प्रदेश, मतलब सबसे बाद में भारत के अंदर जिस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वो उत्तर का विशाल मैदान है। 4 भौतिक प्रदेश है मूल रूप से भारत के अंदर, उनमें सबसे बाद में निर्माण हुआ आपके उत्तर के विशाल मैदान का। इसलिए उत्तर के विशाल मैदान को भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है। और इसी के लिए आप याद रख लो कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का हृदय, तो किस भौतिक प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं? तो उत्तर के विशाल मैदान को भारत का हृदय भी कहा जाता है। तो यह बात भी आपको इसके साथ ध्यान रखनी है। और अब सवाल है आपके यहां पर कि क्रिटेशियस, प्लायोसीन, इयोसीन या फिर सेनोजोइक, इनमें से कौन से काल में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण शुरू हुआ था? तो देखते हैं आपके क्या उत्तर आते हैं। बी राइट है, कल सर ने बताया था, अभी मैं बता दूंगा क्या है इसका उत्तर। अमरलाल मीणा बता रहे हैं बी, राजेंद्र बताए हैं प्लायोसीन। देखो परीक्षा जब भी आती है ना, परीक्षा आती है बेटा, परीक्षा हमेशा फेल करने के लिए बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? फेल करने के लिए। और आप देख रहे हो किसको? प्लायोसीन को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? प्लायोसीन। और मैंने, याद करो, प्लायोसीन नहीं, मैंने बताया था प्लिस्टोसीन। क्या बताया था? प्लिस्टोसीन। और मैंने ऑप्शन में प्लिस्टोसीन की जगह उसी का दूसरा नाम लिखा है,
सेनोजोइक। क्या लिखा है? सेनोजोइक। और आप परीक्षा में अब क्या हो रहे हैं, आपके सामने विवाद खड़ा हो गया। अगर मैं यहां पर लिख देता प्लेस्टोसीन तो शायद खुद विद्यार्थी प्लेस्टोसीन आंसर कर देते, लेकिन अब प्लेस्टोसीन नहीं है ही नहीं ऑप्शन में, प्लेस्टोसीन का नाम बदल कर लिखा गया। तो यही परीक्षा होती है, यही क्या होती है? परीक्षा होती है। परीक्षा में ऐसा ही होता है। तो यहां इस सवाल का उत्तर जो है वह होगा डी, क्योंकि सेनोजोइक काल को ही क्या कहा जाता है? प्लेस्टोसीन काल कहा जाता है। और प्लेस्टोसीन से मिलता हुआ शब्द है प्लायोसीन, तो लगभग इसीलिए विद्यार्थी जो है प्लायोसीन को आंसर कर रहा है, जबकि सवाल का उत्तर है सेनोजोइक यानी प्लेस्टोसीन काल में। और यही कंडीशन कहाँ लग जाती है? अपने साथ परीक्षा में लग जाती है। जब परीक्षा देकर बाहर आते हो तो मेरे तो पूरे संयम की बात सिलेक्शन हो जाएगा मेरे। जैसे ही बस के अंदर पहुंचते हो तो 70-80 जो आपके सही थे 100 में से वो 60 या 50 पर आ जाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते वो 40 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी ध्यान रखेंगे भाई। मुस्कान चौधरी ए बता रही हैं, तो बेटा आप भी थोड़ा सा इसको देखो। देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो अगला सवाल, किस भौतिक प्रदेश को भारत का हृदय, ये तो मैंने अभी बताया था, बता दोगे है ना? किस भौतिक प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है? बहुत ही सरल सवाल है। भौतिक प्रदेश को हृदय कहा जाता है। कौन से भौतिक प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं? 4 भौतिक प्रदेश है ना भारत में मूलतः। पहला आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान व द्वीप समूह है, तटीय मैदान व द्वीप समूह है। और अब मेरी बात सुनो एक ध्यान से, बहुत ही ध्यान लगाने की आवश्यकता है यहां पर। इस सवाल का उत्तर तो जो है भारत का हृदय कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान आप सब लोगों ने बता दिया है, मेरे को पता है ये, क्योंकि पिछले सवाल के अंदर अपन ने ये बात की है। ठीक है, बी लगभग विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। सुमन जाट, दीपिका सोनी, सुमन वर्मा, राजस्थान स्टूडेंट्स, सुनील सैनी, शिवराज शर्मा, मुस्कान चौधरी और अमरलाल मीणा। ठीक है भाई, उत्तर का विशाल मैदान, बहुत बढ़िया पवन कुमार। देखो अब मेरी बात समझो यहां पर एक बार। सामान्य रूप से अगर अपने से सवाल पूछे कि भारत में कितने भौतिक प्रदेश है? 4, लेकिन अगर ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन में कितने? ऑप्शन देखो ऐसे आ रहे हैं आपके पास कि भारत में कितने भौतिक प्रदेश है। बेटा ये सवाल समझना, ये सवाल बहुत विवादित है और आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 4 भौतिक प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आपके, या इसको ए लिख देते हैं, इसको लिख देंगे बी। सेकंड ऑप्शन है मान लो 6, सी ऑप्शन है मान लो 7 और डी ऑप्शन है मान लो 3। सवाल आपके सामने कि भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं। अगर 4 और 6 दोनों ऑप्शन है तो आपका आंसर होना चाहिए 6। सर कैसे? बेटा देखो क्या हुआ, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके अंदर भारत के 6 भौतिक प्रदेश ही माने गए हैं। वो कैसे बने? इस उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग है थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल, उसको तो माना गया 5वां भौतिक प्रदेश। कितने नंबर का? 5वां, अलग से। ठीक है, और ये देखो यहां हमने 2 बातें लिखी हैं। एक तो लिखा है तटीय मैदान, क्या लिखा है? तटीय मैदान लिखा है, और एक लिखा है द्वीप समूह है। तो जब तटीय मैदान और द्वीप समूह या तो एक साथ पढ़ लेते हैं 4 ही होंगे, लेकिन अगर इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो छठा जो भौतिक प्रदेश बनता है वो बनता है द्वीप समूह है, और फिर तटीय मैदान अकेला रह जाएगा। तटीय मैदान में से क्या निकाल लेते हैं? द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर कुल तो कितने भौतिक प्रदेश माने गए? एनसीईआरटी के अनुसार 6। और अगर मान लो आपसे सवाल पूछा गया परीक्षा में और ऑप्शन में 6 नहीं है, तब आप 4 आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल है कि भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं और ऑप्शन में 4 और 6 दोनों ऑप्शन है, तब अपन आंसर करेंगे किसको? 6 को करेंगे। कि भारत के अंदर कितने भौतिक प्रदेश हैं? 6 भौतिक प्रदेश। पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान, 5वां
खार का मरुस्थल और छठा द्वीप समूह है। मेरी बात को आप आराम से सीख गए होंगे। अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। हिमालय की किस श्रेणी में जलोढ़ पंख व भाबर प्रदेश का निर्माण होता है, विस्तार होता है? देखो, अगर यह सवाल वैसे तो मैं आपको सिखा चुका हूं, और देखते हैं अब इसका आंसर कौन कर पाता है। सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, धन्यवाद मनु जी आपको। तो बेटा अगला सवाल देखो, सवाल आपके सामने कि हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी में, देखो मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी कि हिमालय के अंदर अगर अपन उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो पर्वत श्रेणी आती हैं। क्या आती हैं? पर्वत श्रेणियां। और उन पर्वत श्रेणियों में ट्रिक थी आपकी कल जेपी दोषी था, याद आ रहा होगा, कल जेपी दोषी था, ये कल पढ़ा था पढ़ने, ठीक है। तो कै का मतलब क्या है? काराकोरम, ले का मतलब लद्दाख, जे का मतलब जास्कर, पी का मतलब पीर पंजाल, धो का मतलब धौलाधर और सी का मतलब शिवालिक। तो अब आप ये देखो, ये जो पर्वत श्रेणियां पढ़ी हैं हमने हिमालय की, ये जो लिखे हैं इनके नाम, ये उत्तर से, नॉर्थ से किसकी ओर है? साउथ की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है, ठीक है। और अगली बात की हिमालय खत्म कहां पर हो रहा है, हिमालय की अंतिम पर्वत श्रेणी कौन सी है जहां पर गिरिपदीय क्षेत्र आ जाएंगे, तो वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। सवाल क्या पूछा है कि हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में जलोढ़ पंख व भाबर प्रदेश का विस्तार मिलता है? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये वहां मिलते हैं पर्वतों के गिरिपदीय क्षेत्र में। तो हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र सबसे पहले सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, उसके नीचे धौलाधर और सबसे नीचे शिवालिक। जैसे ही शिवालिक खत्म होगी मैदान शुरू हो जाएंगे। तो शिवालिक के बाद हिमालय का क्या शुरू होता है? गिरिपदीय क्षेत्र शुरू होता है। क्या शुरू होता है? गिरिपदीय क्षेत्र। और बेटा इसी गिरिपदीय क्षेत्र में विस्तार मिलता है आपको किसका? जलोढ़ पंख का। किसका मिलेगा? जलोढ़ पंख और भाबर प्रदेश का विस्तार मिलता है, ठीक है। ये बात तो आप जानते ही हैं। तो बताओ यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? सुभाष जाट, अति सुंदर सर जी, धन्यवाद। कल जेपी दोषी था, बहुत बढ़िया। अब ये गलत नहीं होगा, सी है इसमें, बहुत बढ़िया मनु जी, धन्यवाद। बिल्कुल आपके सवाल का उत्तर क्या है यहां पर? शिवालिक, क्योंकि शिवालिक में ही हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र का विस्तार है और यहीं पर आपके क्या मिलेंगे भाई? जो जलोढ़ पंख और भाबर प्रदेश है उनका विस्तार मिलेगा, ठीक है, धन्यवाद। देखो अगला सवाल, मिलने वाली उत्तर प्रदेश में मिलने वाली काली जलोढ़ मृदा, उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा मिल रही है? काली जलोढ़ मृदा। उस काली जलोढ़ मृदा के मैदान क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको? ऑप्शन है आपके पास क्या क्या? एक तो है कारेवा, एक है कयाल, एक करेल और एक उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहते हैं? पहले आपके उत्तर देखते हैं, आप क्या उत्तर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मिलने वाली काली जलोढ़ मृदा के मैदान क्या कहलाते हैं? बी आंसर आया है कयाल। दीपिका सोनी, धर्म वर्मा बता रहे हैं सी, पवन कुमार कयाल, राजेंद्र बता रहे हैं ए कारेवा, निर्मा बता रही हैं सी करेल, ठीक है। तो कुछ मिक्स है जवाब है आप लोगों के यहां पर, लेकिन इस सवाल का उत्तर है करेल, ठीक है। सवाल का उत्तर क्या है? करेल। अब मैं बता दूंगा बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में। देखो पीर पंजाल जो है, ये जो आपका कारेवा क्षेत्र है, ये पीर पंजाल में है। किसमें है? पीर पंजाल। और पीर पंजाल में स्थित ये वो क्षेत्र है जो जाफरान या केसर, जाफरान या केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, केसर की कृषि हेतु प्रसिद्ध। तो पीर जो कारेवा क्षेत्र है, देखो कल अपन ने बात भी की थी पीर पंजाल के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इसमें मर्ग घास के मैदान मिलते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, याद होगा आपको। और कारेवा क्षेत्र वो स्थान है जहां जाफरान या केसर की कृषि की जाती है।
आता है हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर। अगली बात करते हैं कयाल को लेकर। तो कयाल जो है वो एक प्रकार की लैगून झील होती है, लैगून झील, ठीक है, लैगून झील है कयाल एक प्रकार से। और भारत का राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। तो उस केरल राज्य में मिलने वाली जो लैगून झील है उनको बेटा कहा जाता है कयाल। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, एक है अष्टमुड़ी और एक है वेम्बानाद। वेम्बानाद, तो अष्टमुड़ी और वेम्बानाद दोनों की दोनों कैसी झील हैं? ये दोनों की दोनों लैगून झील हैं, कयाल झील होती हैं, ठीक है, जो आपके कहां पर मिल रही हैं? केरल में मिल रही हैं। तो केरल राज्य में मिलने वाली लैगून झीलों को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं, जैसे अष्टमुड़ी और वेम्बानाद, ठीक है। तो ये आप सब जान गए होंगे। और इसी की अगर मैं बात करूं आगे और, तो देखो एक सवाल आता है कि इस वेम्बानाद झील में एक ट्रॉफी जो है उसका आयोजन किया जाता है, उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, ठीक है। तो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का जो आयोजन है वो आपके कौन सी झील में होता है? वेम्बानाद झील में होता है। इसको नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ को आपके क्या कहते हैं? इसको वल्लाम्ब काली भी कहा जाता है। ये बात भी मैंने आपको पहले सिखा रखी है। और अब आप सीखे हुए को गलत करोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? सीखा हुआ तो गलत मत करो कम से कम, है ना। जो आपने सीख लिया है, पढ़ लिया है, उसको बिल्कुल सही उत्तर करके आना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस दर्रे में कालीकट से कोयंबटूर के लिए रेल व सड़क मार्ग गुजरता है? कालीकट आपके केरल में है और कोयंबटूर आपके तमिलनाडु में है। तो सवाल यह है कि केरल और तमिलनाडु को कौन जोड़ रहा है? सॉरी सर, आपने बताया था। हाँ बेटा बिल्कुल बताया था, तभी मैंने आपसे पूछा है। तो सभी शब्द एक साथ रख दिए थे ताकि आपका दिमाग कितना काम करता है यही जानना था। कोई बात नहीं, गलती होगी तो ही आप उस बात को सीख पाएंगे। तो इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां उससे होती ही रहती हैं। ललित ए बता रहा है, बबीता ए बता रही हैं, सूरज ए बता रहा है, जार सुभाष सामोता ए बता रहे हैं, सुनील सैनी ए बता रहे हैं, ठीक है। पाल घाट का नाम ले रहे हैं। किसका नाम ले रहे हैं? पाल घाट बता रहे हैं। सर पाल घाट होगा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया भाई। और एक ऑप्शन आपके पास सैन कोटा। क्या ऑप्शन है? सैन कोटा। तो कालीकट और कोयंबटूर को जोड़ने वाला जो दर्रा होता है आपका, वो बिल्कुल कौन होता है? पाल घाट। ये पाल घाट अपने इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। सैन कोटा भी आपके किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कैसे? बात समझो। केरल का स्थान, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है मदुरै से। तो मदुरै तो है तमिलनाडु के अंदर और तिरुवनंतपुरम है आपके केरल के अंदर। तो ये सैनकोटा दर्रे की विशेषता है कि सैनकोटा दर्रा ये काम कर रहा है भाई। थाल घाट क्या कर रहा है? थाल घाट, इसकी बात करते हैं थाल घाट की। ये क्या कर रहा है? ये आपके मुंबई से नागपुर से कोलकाता जाने का मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा कहां पर है? थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में, ठीक है। बोर घाट दर्रा भी कहां है? महाराष्ट्र में है। बोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है या क्या करता है? तो बोर घाट दर्रा की बात समझो। ये मुंबई से पुणे से बेलगांव और बेलगांव से आपके तमिलनाडु में चेन्नई, इनके मध्य मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। तो बात समझो मेरी, यहां बोर्ड पर ध्यान दो सारे। सवाल आपके सामने है, कालीकट और कोयंबटूर को जो दर्रा जोड़ेगा वो पाल घाट आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और सैनकोटा दर्रा किसको जोड़ रहा है? तिरुवनंतपुरम को मदुरै से। तिरुवनंतपुरम केरल में है, मदुरै आपके तमिलनाडु में है। थाल घाट दर्रा क्या कर रहा है? थाल घाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता के मध्य सड़क मार्ग या रेल मार्ग जो है वो उपलब्ध कराता है।
जो किस दर्रे से गुजरता है? थाल घाट दर्रे से। भोर घाट दर्रे से गुजरने वाला दर्रा या भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई के मध्य जोड़ने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग जो है वो उपलब्ध कराता है। तो बेटा ये दक्षिण भारत के 2 दर्रे मैंने आपको कहा था बच गए हैं, वो भी मैंने आपको यहां करवा दिए हैं। देखो इससे पहले आपने एक तो बुरहानपुर की बात की थी, बुरहानपुर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक अंबा घाट दर्रा आया था, वो भी आपको पढ़ा चुका हूं। एक असीरगढ़ का नाम आया था, ये भी आपको पढ़ा चुका हूं। पाल घाट और सैनकोटा, वहीं पर 2 नाम और आए थे। तो बाकी जो नाम थे थाल घाट और बोर घाट, ये अपने बच गए थे। यहां मैंने आपको ये दर्रे भी पूरे करवा दिए हैं, तो इनको भी बेटा आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, मुंबई से चेन्नई, बोर घाट, बिल्कुल मनोज जी बिल्कुल सही बता रही हैं आप। नमस्कार सर, लेट हो गया, गेहूं निकाल रहा था, कोई बात नहीं। जगदीश प्रसाद गुज्जर नीलगिरी में है, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। देखें, भोपाल की बात हो रही है। भोपाल है आपके मध्य प्रदेश में। भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अपने सिलेबस के अंदर परिवहन चैप्टर है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बीच बीच में आपको कुछ एक बिंदु बताता हुआ चलूंगा, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो भोपाल के अंदर है राजा भोज, भोपाल भोज, भोपाल भोज, ठीक है। मिहिर भोज, कौन था मिहिर भोज? बताओगे आप मेरे को, मिहिर भोज कौन था? किन नदियों के दोआब, दोआब की बात आ गई फिर से। तो 5 दोआब तो आपको बढ़ा कर आया था। सिंध के 4 भाभी, सिंध चाद, रचना, बारी, बिस्त, सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी व्यास और व्यास सतलज, बताया था आपको, याद रखेंगे। तो यहां बताओ इसका आंसर क्या होगा कि आपका भोपाल जो है वो कौन सी नदियों के दोआब में विस्तृत है? सर चारों तरफ घूम लिए, आपके साथ कंप्लीट हो गए, धन्यवाद। तो बेटा सवाल आप लोगों के सामने है और आपको बताना है इस सवाल का उत्तर क्या होगा। भोपाल जो है वो किन नदियों के दोआब में स्थित है? तो मैं बता देता हूं, इस सवाल का उत्तर है बेतवा व पार्वती। बेतवा व पार्वती, ये 2 नदियां बेतवा पार्वती, इन दोनों नदियों के मध्य का जो दोआब प्रदेश है उसी के अंदर आपका शहर स्थित है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो स्वच्छता, जो अपनी स्वच्छता होती है उसके अंदर भारत के अंदर पहले स्थान पर है। कौन सा शहर? इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का मुंबई किसको कहते हैं? इंदौर को कहते हैं, जो भारत के अंदर स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। देखो ये एक नाम है यहाँ बेतवा और केन, इसका एक सवाल आता है कि भारत के अंदर एक क्रांति शुरू होती है, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति जो है बेटा 2005 में चली थी। कब चली थी? 2005 के अंदर एक क्रांति चली थी, अमृत क्रांति। उस अमृत क्रांति का उद्देश्य था नदियों को जोड़ो, नदियों को जोड़ो। तो अमृत क्रांति के तहत भारत में सबसे पहले किन नदियों को जोड़ा गया था? तो बेतवा और केन, इन्हीं नदियों को जोड़ा गया था। तो ये भी परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदियों को जोड़ने से। कब चलती है? 2005 के अंदर ये क्रांति चली और सबसे पहले इसमें किस नदियों को जोड़ा गया? तो बेतवा और केन को। तो ये अपना अगला सवाल था। अब अगले सवाल पर अपन चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल देखो, सतलज नदी के दक्षिण में विस्तृत मैदान को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। सतलज नदी है, उस नदी के दक्षिण में जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? 2005 में इन दोनों को जोड़ा गया, ललित रणवा कह रहा है। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। तो सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 18, सतलज नदी के दक्षिण में विस्तृत मैदान को क्या कहते हैं? बाकी जो और शब्द हैं इनकी मैं व्याख्या कर देता हूं इतने आराम से। चोस का मतलब है यहां पर सतलज नदी द्वारा निर्मित खड्डे, सतलज नदी द्वारा निर्मित खड्डे।
क्या कहलाते हैं भाई? चोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चोस। सतलज नदी के द्वारा निर्मित खड्डों को क्या कहा जाता है? चोस कहा जाता है। राठ मैदान, क्या नाम आ रहा है? राठ मैदान। तो राठ मैदान आपके झारखंड में, कहां है? झारखंड में। तो बात समझो, राठ मैदान को लेकर कैसे सवाल आएगा। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छोटा नागपुर पठार झारखंड के पूर्व में स्थित, के पूर्व में स्थित मैदान को या क्षेत्र को, मैदान, राठ मैदान कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी? राठ मैदान की। और अब बात है किसकी? मालवा मैदान की। ठीक है, तो मालवा मैदान की बात करते हैं। मालवा मैदान क्या है समझो। मालवा मैदान सतलज नदी के द्वारा निर्मित मैदान, सतलज नदी के दक्षिण में जो मैदान है, सतलज नदी के दक्षिण में, सतलज नदी के दक्षिण में मैदान जो है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं आपके मालवा का मैदान। और खोल्स, खोल्स का मतलब क्या है यहां पर? खोल्स है डेल्टाई उच्चय भूमि। डेल्टाई उच्चय भूमि को कहा जाता है क्या भाई? खोल्स। और इसी की बात करूं तो डेल्टाई निम्न भूमि, डेल्टाई निम्न भूमि को कहते हैं बिल। बिल, डेल्टाई निम्न भूमि को क्या कह रहे हैं? बिल। और डेल्टाई उच्च भूमि को क्या कह रहे हैं? खोल्स। तो शब्द ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, ये ऐसे शब्द है बेटा जो एग्जाम में चिपकते ही चिपकते हैं, आते ही आते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जो यहाँ आपके लिए रखे गए, जो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो अब देखो सवाल क्या है अपना, कि सतलज नदी के दक्षिण में विस्तृत मैदान, मैदान की बात कर रहा है, वो भी सतलज नदी के दक्षिण में। तो उस मैदान को क्या कहते हैं? मालवा का मैदान कहते हैं। एक बात आपके दिमाग में जरूर आएगी, सर एक मालवा का पठार होता है, क्या होता है? मालवा का पठार होता है, उसके बारे में और बताओ। तो बेटा मालवा पठार की ओर बात कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको समझने में और भी आसानी रहेगी। मालवा पठार, मालवा पठार कहां है? मालवा पठार आपके 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन कौन से? एक तो राज्य है आपका गुजरात, एक राज्य है राजस्थान, और एक राज्य है मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में पठार है आपका मालवा का पठार। और राजस्थान के 2 जिले हैं बेटा। कितने जिले हैं? 2। एक तो जिला है प्रतापगढ़ और एक जिला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मालवा का पठार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान के कितने जिलों में मालवा का पठार फैला है? 2 जिलों में, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये अपना सवाल था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट सवाल देखो, नदी के मार्ग में स्थित धनुषाकार आकृति की जो झीलें हैं उनको क्या कहते हैं? यह बढ़िया सवाल है। देखो नदी का मार्ग ऐसे होता है, सर्पिलाकार आकार में नदी बहती है, यूं बहती है नदी। ये तो नदी का बहाव हो गया, सब देख ही रहे हैं। और नदी के मार्ग में धनुष के आकार की जब झीलें बन जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पवन कुमार बता रहे हैं बी, ललित बता रहे हैं ए, धर्मवीर वर्मा बता रहे हैं सी, दीपिका सोनी बता रही हैं बी, और राजेंद्र बता रहे हैं ए। यानी लगभग कुछ मिक्स है जवाब। इस सवाल का उत्तर है गोखुर झील। गोखुर झील का और क्या कहते हैं? बात समझो मेरी, यहां पर ध्यान दो। इस सवाल की 2 डेफिनेशन होती है बेटा। यह सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो जो सवाल आपके सामने लिखा है इस प्रकार इसको पूछता है। दूसरा, इसी सवाल को पूछने का एक तरीका है, लैंग्वेज बदलेगा। क्या बदलेगा? लैंग्वेज बदलेगा। कहेगा सवाल कि नदी के द्वारा अपने विसर्प को त्यागने से या छोड़ने से, त्यागने से बनी झील
क्या कहलाती है? तो सवाल ये दोनों तरीके के आते हैं, ठीक है। यही इसी सवाल को मैं यूं भी पूछ सकता हूं और इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो लैंग्वेज दो है आपके सामने। नदी के मार्ग में निर्मित धनुषाकार आकृति की झीलों को क्या कहते हैं? या इस सवाल को वो कह सकता है कि नदी के द्वारा अपने विसर्प का त्याग करने पर निर्मित होने वाली झील क्या कहलाती है? तो बेटा वहां आपका आंसर होगा गोखुर झील कहते हैं उसको। तो गोखुर झील, देखो ये जो है, ये जो हिस्सा आपको, ये जो भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं विसर्प। ऐसे ही ये भाग है, इसको कहते हैं विसर्प। ऐसे ही ये भाग है, इसको विसर्प कहेंगे, इसको विसर्प कहेंगे, इसको विसर्प कहेंगे। तो जब भी नदी के अंदर मोड़ पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं? मोड़। उन मोड़ को ही क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है, ठीक है। तो विसर्प को छोड़ने से जब नदी के अंदर झील का निर्माण होता है तो उस झील को एक तो नाम दिया जाता है गोखुर झील, गोखुर झील। इसी को कहते हैं बेटा छाड़न झील, छाड़न झील। और इसी को कहते हैं बेटा ओक्सबो, ठीक है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, इनमें से आपको कोई भी नाम मिल सकता था। गोखुर की जगह यहां छाड़न भी लिखा हुआ आ सकता था, छाड़न की जगह यहां ओक्सबो का नाम भी लिखा हुआ आ सकता था। तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। छाड़न झील को ही गोखुर झील कहते हैं, इसी को ओक्सबो के नाम से भी जाना जाता है। आज कोई मोटिवेशन नहीं है, सभी सेल्फ मोटिवेट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो मोटिवेटेड रहो सभी। क्या है उसमें कि सफलता तो अपने को लेनी है, आज नहीं तो कल। और जो मेहनत करेगा, जो अपनी रातों को काली करेगा, वो निश्चित नया सूरज बनकर बाहर निकलेगा, आज नहीं तो कल। तो बेटा ये आप दिमाग में बिठा लो एक बात, क्योंकि भगवान ने भी हाथों की लकीरों से पहले उंगलियों को रखा है। वो कहता है कि इंसान पहले तुझे क्या करनी है? मेहनत करनी है। और जो इंसान मेहनत करता है उसी की हाथ की लकीरें अंगुलियों पर के आगे हैं, तो उनका साथ देना शुरू कर देती हैं। तो किस्मत तब काम करती है जब आप क्या करते हो? मेहनत करते हो। तो मेहनत बहुत जरूरी है। ये ओक्सबो पहली बार पढ़ा, कोई बात नहीं, तो इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले बिंदु की ओर, अगले सवाल की ओर। तो देखिए आज का अपना अंतिम सवाल, पार हिमालय। और यह सवाल बहुत धांसू है भाई। यह सवाल देखता हूं मैं, कौन बता सकता है? क्योंकि मेरे को तो थोड़ा सा लग रहा है कि आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी यकीन करता हूं, आप पर विश्वास है मेरा कि आप अच्छे बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, तो आप बता देंगे इसका उत्तर। देखिए सवाल, पार हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? धर्मवीर वर्मा ए बता रहे हैं, और बाकी किसी ने अभी उत्तर नहीं दिया है। केवल धर्मवीर वर्मा का उत्तर है यहां पर, बाकी किसी का उत्तर नहीं आ रहा है भाई। राजेंद्र कुमार, ललित रणवा बता रहे हैं बी। कोई बात नहीं, देखो मैंने आपको हिमालय के 4 भाग बताए थे। कितने भाग बताए थे? 4, भौगोलिक आधार पर, याद होगा आपको। पहला था ट्रांस या पार या टेथिस या तिब्बत हिमालय, पहला भाग था ना। दूसरा जो भाग था उसका नाम क्या था? तो ये पहला भाग। दूसरा था अपना वृहद या महान या सर्वोच्च या हिमाद्री हिमालय। तीसरा जो भाग था अपना वो था लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और चौथा जो अपना भाग था वो था आपका शिवालिक, अंतिम नवीनतम, या इसी का नाम था उप हिमालय। इस प्रकार से हमने हिमालय के 4 भाग किए थे। किसके आधार पर?
भौगोलिक आधार पर। तो ये ही वो हिमालय के 4 भाग हैं भौगोलिक आधार पर। और अब देखो सवाल आंसर देख लेता हूं। धर्मराज ये बता रहे हैं ललित नहीं है। किसी को कन्फर्म पता है क्या इसका? सोनू कृष्णिया बी बता रही हैं, सुनील सैनी सोच रहे हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं, ललित बी बता रहे हैं, धर्मवीर वर्मा ए बता रहे हैं। ठीक है, तो लगभग सभी के कुछ मिक्स है जवाब। निर्मा ए बता रही हैं। ठीक है, ए जिस विद्यार्थी ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही है ए जिसने बताया, धन्यवाद। यहां पर देखो, इसको याद करो, पे ओ मा प्ला, पेओ मापला, पेओ मापला, पेओ मापला, पेओ मापला, पेओ मापला, ऐसे याद रखना है। तो पेलियोजोइक पहला है, तो ये आपके कौन से टाइम का हो गया? ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति काल हो गया या पार हिमालय का। ओलिगोसीन आपका हो गया वृहद, मायोसीन हो गया आपका लघु, और प्लायोसीन या प्लिस्टोसीन ये आपका हो गया किससे? शिवालिक से रिलेटेड। तो इन समयों में इनका निर्माण या उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अब ध्यान रखो यहां पर आपको क्या पूछ रहा है? पार हिमालय के बारे में। पार, ये रहा पार। ठीक है, तो पार हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? पेलियोजोइक। तो आपके सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए? पेलियोजोइक। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ये आज की कक्षा थी अपनी। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे अपन 6 से आगे कितने बजे तक पढ़ते हैं वो। भारत के भौतिक प्रदेश कल का भी चैप्टर रहेगा, बचे हुए सवालों पर अपन लोग बात करेंगे। आप थोड़ा सा और ज़्यादा बेटा मेहनत करो, जिनकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर है उसको थोड़ी ज़्यादा अपनी तैयारी को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड है 20 जून के लिए। तब तक के लिए अपने पास अच्छा समय है और अपन अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप निरंतर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें, अपनी जॉब को सुनिश्चित करें। ये देखें कि मेरे को कितना और पढ़ना है, मेरे को कितने सवाल मेरे सही हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो आपकी अभी इसी चैनल के ऊपर आपके अपनी संभव क्लासेज के ऊपर आपकी हिंदी की कक्षाएं भी लग रही हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, उनकी कक्षाएं भी निरंतर चल रही हैं। तो उनके ऊपर भी आप बिल्कुल आकर पढ़ा करो, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निःशुल्क ज्ञान कोई नहीं देता है। फालतू में जो ज्ञान देता है ना, उसको ये लोग कहते हैं कि ये बावड़ा हो गया, बकवास कर रहा है। तो भाई आप उस ज्ञान का क्या लो, फायदा उठाना सीख जाओ। ठीक है, तो कल फिर